वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटी फाइंड आउट की किसी कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेन प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हमने फाइंड आउट की। आज हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में प्लेस करते हैं तो कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा होता है जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक जो है इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग। तो मीनिंग के डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक are the insulating material which transmit electric effect विदाउट कंडक्शन या विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। मीनिंग बिना अपने अंदर से कंडक्शन किए वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे सकते हैं। मीनिंग कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की वजह से जो है जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो मीनिंग डाइलेक्ट्रिक क्या हो गए? ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल हो गए। मीनिंग इंसुलेटिंग मटेरियल है ये जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करेगा बिना किसी कंडक्शन के। तो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक हमारे पास होते हैं। टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक अगर करें हम, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास है, नॉन पोलर और दूसरे होते हैं पोलर। नाम से पता लगता है पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है इनके नाम से ही हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब नॉन पोलर का अगर एग्जांपल देखें हम यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CO2 गैस है जैसे हमारे पास, ये जो है नॉन पोलर के एग्जाम्पल है। नॉन पोलर का मीनिंग क्या होगा? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर कंसाइड करता है। मीनिंग क्या है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे कंसाइड करता है। एक सिंगल पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कंसाइड करता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं क्या? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स का अगर एग्जांपल देखें हम यहाँ पे, पोलर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास अल्कोहल है, वाटर है, वाटर ले सकते हैं हम, अल्कोहल ले सकते हैं, अमोनिया NH3 ले सकते हैं यहाँ पे हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। तो मीनिंग क्या है? हमारे पास ये पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है सेपरेट होता है। मीनिंग नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास की बात करें अगर, वो क्या होता है? अलग अलग। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो दो तरह के मॉलिक्यूल हो गए, नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हम चेक करेंगे जब किसी पोलर मॉलिक्यूल्स को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। अब देखो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में बात करें हम, यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट है नॉन पोलर के केस में, नेट डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में अगर चेक करें हम यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो कंसाइड करता है, एक ही पॉइंट पे लाई करता है सेंटर ऑफ मास इनका। तो नेट डाइपोल मोमेंट इसकी जो आएगी, नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 होती है। नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 है। कब 0 है नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू?
अगर एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंट है, मीनिंग कोई एक्सटर्नल फील्ड हमने अगर नहीं अप्लाई किया। बट अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में यहीं पे देखें, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, भी एक्सटर्नल फील्ड हमारा जीरो है, जब एक्सटर्नल फील्ड कितना है, जब जीरो, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में, यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो है वो सेपरेट होता है। जब सेपरेट है तो इसका मीनिंग कुछ नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, मीनिंग सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए नेट डाइपोल मोमेंट की कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू है, मीनिंग वैल्यू होती है। बट क्योंकि जो अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें, थर्मल मोशन की वजह से जो डाइपोल्स हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। कैसे ओरिएंटेड होते हैं? रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। अगर ये रेंडमली ओरिएंटेड है तो कहीं ना कहीं इनका जो नियर बाय जो डाइपोल्स है वो एक दूसरे की डाइपोल मूवमेंट को जो है कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट डाइपोल मूवमेंट जो पूरे सैंपल की आएगी, नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ कंप्लीट सैंपल, वो नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो कितनी रहेगी? जीरो रहेगी। किस वजह से जीरो रहेगी? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्मल हीट की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, थर्मल मोशन की वजह से डाइपोल जो है वो ओरिएंटेड है डिफरेंट डायरेक्शंस में, और अलग अलग डायरेक्शन डाइपोल्स के, तो कहीं ना कहीं कई बार उनकी डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल आउट कर देती है। अब चेक करते हैं व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। अगर हम डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस जो है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दें, कोई भी डाइलेक्ट्रिक लेते हैं हम, एक्सटर्नल फील्ड अब हमारा नॉन जीरो है, हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया है, तो मीनिंग अगर हम सैंपल कोई भी डाइपोल था, मीन कोई भी हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल है, अगर उसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा? हम बिहेवियर भी चेक कर सकते हैं। हम पूरे डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं यहाँ पे। सपोज करते हैं एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, एक्सटर्नल फील्ड दो प्लेट्स लगा देते हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट यहाँ पे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। ये हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया यहाँ पे। और एक डाइलेक्ट्रिक को मॉलिक्यूल्स को अगर हम किसी भी पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रखते हैं, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसका पोलराइजेशन हो जाएगा, मीनिंग जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेट हो जाएंगे। जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की, मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया? मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि चार्ज जो है वो इंड्यूस हो गया एक तरफ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, और नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है मूव कर जाता है यहाँ पे, मीनिंग डाइपोल मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया? इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो गई है। तो ये जो इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट आएगी, इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट, जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है, इन इंड्यूस चार्ज की वजह से जो है ये प्रोड्यूस हुआ है, इसको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट। अगर हम यहाँ पे ले मान लो चार्ज, इंड्यूस चार्ज QI प्रोड्यूस हुआ है और सेपरेशन जो है दोनों चार्जेस के बीच का वो कितना हो गया? 2 है। तो हम इसको इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट इस तरह से राइट कर सकते हैं। और अगर हम कंप्लीट सैंपल को रखते हैं, एक मान लो हमारे पास सैंपल है कोई भी, ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया हमने, और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने यहाँ पे रख दिया है जिसके मॉलिक्यूल जो है वो कैसे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया तब तक मॉलिक्यूल जो है उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो कंसाइड करता है। बट जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हम दिखाएं यहाँ पे, स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। ये हमारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। अब देखो, क्योंकि
जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं उसके अंदर चार्ज मूव नहीं कर सकते, सिर्फ इंडक्शन होगा और एक तरफ तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऐसे इस मॉलिक्यूल का इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मीनिंग क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर इन मॉलिक्यूल्स में देखें, डाइलेक्ट्रिक के इन मॉलिक्यूल्स को देखें, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज के क्लोज है, तो इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। ऐसे ही इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव को, ऐसे इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव को, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा। कब, जब हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया हुआ। तो मीनिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर का चार्ज तो कैंसिल आउट हो गया, तो एक एंड पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस एंड पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे एंड पे जो है वो क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। कब, जब हम इसके क्रॉस क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं। तो मीनिंग अब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अगर हम चेक करें, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो मीनिंग अगर एक्सटर्नल फील्ड देखें, हमने जब एक्सटर्नल फील्ड लगाया था, मान लो एक्सटर्नल फील्ड को हमने लिखा है ई नॉट। ई नॉट जो है दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और जबकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव, तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, जिसको बोलते हैं हम पोलराइज्ड फील्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ईपी जो है दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। तो हम चेक कर सकते हैं एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन जो है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो मीनिंग अगर हम यहाँ चेक करें कि नेट एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फील्ड को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, और जो रिड्यूस्ड वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, reduced value of electric field inside the dielectric slab, ये जो वैल्यू आएगी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, रिड्यूस्ड वैल्यू को हम लिख देते हैं ई से। ई क्या है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कितनी आएगी, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस कर देंगे, ई नोट में से ई पी को माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो मीनिंग क्या, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देता है। कितना कम कर देता है, जितना पोलराइजेशन होगा। अब ये जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, दिस इज़ नॉट इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड। ये एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल नहीं होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक लेस होता है किससे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्यों, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब मॉलिक्यूल्स एकदम से उनका पोलराइजेशन नहीं होता, उसमें टाइम लगता है पोलराइजेशन में। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर इंड्यूस होगा। तो मीनिंग रिड्यूस्ड वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी एक्सटर्नल फील्ड में से, पोलराइज्ड फील्ड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं अगर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और साथ में एक और टर्म यहाँ पे हमारे पास आती है। अब देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है हमारे पास, पी की जो डायरेक्शन आई है हमारे पास, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन आई है, डायरेक्शन ऑफ पी, dipole moment is along the direction of external field.
एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग आई है, क्योंकि डाइपोल के अंदर बहुत सारे, इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर बहुत सारे डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में एग्जिस्ट करेंगे, स्ट्रेचिंग होगी जब, तो डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करें, मैं पी से लिखता हूँ डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड के। एक्सटर्नल फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं उसके क्या आता है, डायरेक्टली जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो पोलराइज होंगे। और यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली को हटा दें, कॉन्स्टेंट लगाएं एक चाई, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगी दिस इज इक्वल टू चाई इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। ये जो P है, P यहाँ पे है, P डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं इसको हम, पोलराइजेशन वेक्टर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार डेफिनेशन आती है व्हाट इज पोलराइजेशन वेक्टर, तो यू कैन राइट पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू चाई इंटू ई। ये जो चाई है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको हम, चाई बोलते हैं। इसका सिंबल जो है, इसका नाम जो है वो होता है चाई। ये तो बिहेवियर था हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। बट अगर पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को रखते, डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या हुआ। अब देखो पोलर मॉलिक्यूल्स को मीनिंग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को अगर हम प्लेस करते हैं एक्सटर्नल फील्ड में, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हमें पता है उनके अंदर क्या है। अगर हम बिना फील्ड लगाए चेक करें डाइलेक्ट्रिक को, तो इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं इस तरह से, और नेट डाइपोल मूवमेंट पूरे सैंपल की कितनी आती है, 0 आती है। बट जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, ये मॉलिक्यूल जो है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, उसकी डायरेक्शन में ये रोटेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कर जाएंगे, और सैंपल की नेट डाइपोल मूवमेंट आएगी। अब यहाँ पे डाइपोल इंडक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे एक तरह से क्या हुआ है, ओरिएंटेशन हुआ है। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या हुआ था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर को सेपरेट करने में एक्सटर्नल फील्ड की एनर्जी का यूज हुआ था। और यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने उनको एक्सटर्नल फील्ड ने क्या किया, इनको ओरिएंटेट करवा दिया किसकी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। और यहाँ भी कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट आएगी सैंपल की, उसको भी हम सेम फॉर्मूले से राइट करेंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इनको रखते हैं डाइलेक्ट्रिक्स को, दोनों का बिहेवियर जो है वो एक तरह से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑलरेडी पोलराइज थे, सिर्फ यहाँ पे ओरिएंटेशन हुआ है, तो यहाँ पे एनर्जी कम यूज होगी, एक्सटर्नल फील्ड की एनर्जी का कम यूज होता है, सिर्फ उनको ओरिएंटेट करवाना है। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें उनके अंदर स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर को सेपरेट करना था। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं
बेसिकली बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो सेपरेट होता है, यानी कि उसके अंदर एक स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होती है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को रखेंगे एक्सटर्नल फील्ड में और एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हो रही है, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, यानी कि एक तरह का इंडक्शन जो हो रहा था यहाँ पे एक स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है ये स्ट्रेच हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या हो जाएगा, सेपरेट। अब कितना एक्सटर्नल फील्ड लगाएं कि ये स्ट्रेचिंग होती रहे। अब एक पोजीशन ऐसी भी आएगी कि एक्सटर्नल फील्ड जब हम हाई अप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल में इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हो जाएगी कि मॉलिक्यूल क्या हो जाए, ब्रेक। और जैसे ही मॉलिक्यूल ब्रेक होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मीनिंग अगर एक्सटर्नल फील्ड हाई लगा दे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, जिससे डाइलेक्ट्रिक जो है वो ब्रेक हो जाएगा और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हो जाएगी मटेरियल की। तो यहाँ पे ये मीडियम जो है ये कंडक्टिंग हो जाएगा एक तरह से। फिर मीनिंग डाइलेक्ट्रिक फिर किसकी तरह बिहेव करेगा, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो गया फिर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन कर सकते हैं हम यहाँ पे, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that a dielectric medium can withstand without breaking down of its इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। मीनिंग क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कोई डाइलेक्ट्रिक जिस स्ट्रेंथ के ऊपर क्या कर सकता है, विद स्टैंड कर सकता है, कि उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसमें कोई ब्रेक ना आए। मीनिंग वो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक कोई डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, उस स्ट्रेंथ को, एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये तो था बिहेवियर किसी डाइलेक्ट्रिक का जब हम उसको किस में रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। अब अगर किसी कंडक्टिंग स्लैब को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखें कंडक्टिंग स्लैब, अब हमें पता कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर चार्ज ईजिली मूव कर सकता है, फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगाते हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन अगर हम दिखाएं, ई नोट जो है एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है इधर, और जबकि कंडक्टर की कंडक्टिंग स्लैब को जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ मूव कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज हो वो फ्री होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। तो इस तरफ तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मीनिंग यहाँ पे भी चार्जेस का सेपरेशन हो गया है, बट यहाँ पे चार्ज, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव कर सकते हैं, अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा का सारा चार्ज एक नेगेटिव चार्ज एक एंड पे, पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे, और यहाँ भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, ईपी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पोलराइजेशन की वजह से कह सकते हो आप इसको भी। बट अगर कंडक्टर्स में हम चेक करें, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्सटर्नल फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फील्ड के, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज एकदम से मूव कर जाता है कंडक्टिंग नेचर की वजह से, कंडक्टर के फ्री मोशन की वजह से चार्ज कैरियर्स के। तो रिड्यूस्ड वैल्यू जो आएगी, रिड्यूस्ड वैल्यू
इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E रिड्यूस्ड वैल्यू दिस इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, और क्योंकि इक्वल है तो ये कितनी आ जाएगी, 0, मीनिंग रिड्यूस्ड वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी वो कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। मीनिंग कंडक्टिंग स्लैब को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conducting slab, net electric field inside the conducting slab in external field, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है कंडक्टिंग स्लैब में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और इसको E को हम रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे E क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मीनिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया फिर, 0। और जबकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो था EP जो है वो लेस देन E नोट है, और इसलिए रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी इसकी वैल्यू हमारे पास दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों के बिहेवियर में ये फ़र्क है, एक डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं और एक कंडक्टिंग स्लैब को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। तो कंडक्टिंग स्लैब के तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, जबकि जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी उसके अंदर रिड्यूस्ड वैल्यू रह जाएगी, नॉन जीरो वैल्यू रह जाएगी इसकी। अब यहाँ पे एक और टर्म है, एक तरह से और हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा E की वैल्यू जो है, रिड्यूस्ड वैल्यू की वैल्यू। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने किया था, कई डेफिनेशन हम इसकी कर चुके हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, K से हम इसको डिनोट करते हैं। रिलेटिव जो है इसको परमेबिलिटी भी बोलते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी भी हम इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी हमने इसको बोला है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से लिखा है। तो इसकी कई डेफिनेशन हम कर चुके हैं। दिस इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फॉर्मूला किया हमने। एक तरह से और इसको हमने किया था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस। तो इस रेशियो को भी हम बोलते हैं क्या, इसको भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन और हमारे पास है यहाँ इन टर्म ऑफ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। तो K को हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि रिड्यूस्ड वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो एक्सटर्नल फील्ड को हम डिवाइड कर दें किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो यहाँ से हम रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहीं से अगर हम K की वैल्यू देखो, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए K की वैल्यू डिफरेंट होती है, इसलिए रिड्यूस्ड वैल्यू जो है डाइलेक्ट्रिक के नेचर पर डिपेंड करेगी। उसके लिए K की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी रिड्यूस्ड वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तो मीनिंग कंडक्टिंग स्लैब के लिए अगर देखें, फॉर कंडक्टिंग स्लैब फॉर कंडक्टर्स के लिए जो K की वैल्यू होती है ये इनफाइनाइट वैल्यू होती है। कंडक्टर के लिए K क्या है, इनफाइनाइट, जबकि डाइलेक्ट्रिक्स के लिए K की वैल्यू जो है दिस इज अगर वैक्यूम के लिए ले हम K की वैल्यू 1 होती है फॉर एयर और वैक्यूम, और K की वैल्यू अगर वाटर के लिए ले हम, वाटर के लिए हमने इसकी वैल्यू ली थी 80। तो मीनिंग K की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है किससे, 1 से ज़्यादा होती है किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। और जबकि K की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू निकालें रिड्यूस्ड वैल्यू की डिवाइड बाई इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि रिड्यूस्ड वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है किसके अंदर, कंडक्टर्स के अंदर। तो अलग अलग बिहेवियर होता है कंडक्टर का और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जब हम इनको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं।
तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम करेंगे कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटर की, जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे और जब एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे। ये केस हम नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।